आज इजराइल को पूरी दुनिया स्टार्टअप नेशन के नाम से जानती है। भारत से 148 गुना छोटा होने के बावजूद, पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम होने के बावजूद और तो और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद 75 सालों में इजराइल बन चुका है वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ इजराइल की मिलिट्री की वजह से। आज एक एवरेज इंडियन से एक एवरेज इजरायली 25 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन कुछ टाइम पहले इसी इजराइल का हाल पाकिस्तान से भी बुरा हो चुका था। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और इजराइल को बना दिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि इजराइल ने ऐसे क्या कदम उठाए कि वो बिल्कुल गरीब नेशन से वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन बन गया और हमारा इंडिया इस सबसे क्या सीख सकता है। इजराइल इज ए कंट्री ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। कुछ ऐसी बातें इस कंट्री को लेके जो समझ से परे जाती है। कॉमन सेंस कहते हैं कि इजराइल एक गरीब देश होना चाहिए। इसके मेरे पास 3 रीजंस हैं। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। कोई भी इसके आसपास का देश नहीं चाहता कि इजराइल का नामो निशान भी रहे। इजराइल पूरी तरह से वॉर्स में उलझा हुआ है। वॉर्स मतलब इंस्टेबिलिटी, वॉर्स मतलब खर्चे। और पॉइंट नंबर 3, इजराइल के पास नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। इजराइल में ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं, ना खेती के लिए कोई ज़मीन है, ना पड़ोसी मुल्क की तरह कोई ऑयल्स के खजाने। जूइश लोग भी कमाल के थे। उन्होंने ऐसी जगह चूज करी अपना देश बसाने के लिए जहाँ पर ऑयल था ही नहीं, बाकी अरब कंट्रीज के जैसे। तो सवाल फिर से ही उठता है कि भाई साहब, इजराइल इतना अमीर बना कैसे। तो सबसे पहले इन्होंने अमीर बनने के लिए सबसे पहले तो अपने सबसे मेन दुश्मन को मार गिराया। ये कोई अरब नेशन या कोई इंसान नहीं था, ये था इन्फ्लेशन। ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं। 14 मई 1948 से लेकर 1980s तक इजराइल ने इतने वॉर्स देखे हैं, इतने वॉर्स झेले हैं कि उनकी इकोनॉमी खोखली हो चुकी थी। 1984 के बाद इजराइल का हाल बिल्कुल सेम आज के पाकिस्तान वाला हो गया था, जैसे आप आजकल पाकिस्तान में देख ही रहे हो। गैस के लिए, गेहूं और चावल के लिए और बिजली के लिए मारा मारी कर रहे हैं। इजराइल के इकोनॉमिकल हालात सेम बिल्कुल ऐसे ही थे। कहने का मतलब ये है कि इजराइल में हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा था। और कितना पता है? 445%। इजराइल के लोगों का अपनी करेंसी पे से ही विश्वास उठने लगा था और वो डील करने लग गए थे यूएस डॉलर्स के अंदर। ये बन चुकी थी इजराइल की सबसे बड़ी समस्या। बट शुरुआत से ही इजराइल के पास एक ऐसी सीक्रेट चीज है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो है गुड लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेस और फाइनेंस मिनिस्टर यजदाक मोडाई, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मिलके 1985 में एक प्लान लेके आए जो कि था इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान, जिसके अंदर आता था प्राइस फ्रीज, वेज कंट्रोल, नो प्रिंटिंग मनी, डीवैल्यूएशन और फिक्स फॉरेन रेट जैसी मेन पॉइंट्स। इस प्लान के अंदर ये सारी चीजों पे ध्यान रखा गया, बट हम इस वीडियो में सिर्फ 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। प्राइस फ्रीज, नो प्रिंटिंग मनी और रेड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे बात करेंगे। 3 महीने के लिए सारे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस फ्रीज कर दिए गए और रूल बनाया कि इन्हें 3 महीने तक कोई भी बढ़ाएगा नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर ही रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि अब से सरकार बिना मतलब के पैसे प्रिंट नहीं करेगी और ये जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक को सौंप दी गई कि भाई साहब, आप लोग एक्सपर्ट्स हो और इस चीज पे तो आप लोग ही ध्यान दो। और सबसे मेन बात, इन्होंने रेवड़ी पॉलिटिक्स बिल्कुल बंद कर दी, फूड सब्सिडी बिल्कुल बंद कर दी और इसका अच्छा असर 1 साल में दिखने लग गया। अब इनकी इन्फ्लेशन 445% से लेकर 20% तक आ चुकी है। और ये जो सरकार के पैसे बचे इतने, तो उसका क्या हुआ? किसी पॉलिटिशियन की जेब में चले गए? नहीं, वो फिर से दोबारा सरकार की इन 4 जगहों पे लगाए गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे। एक सीक्रेट बताऊं इजराइल के सक्सेस का?
इसराइल इकलौती कंट्री है जो अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है, और कोई भी कंट्री नहीं है जो इसके पास भी कोई अपना जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाती हो। एक बात और जो इसराइल को सबसे अलग बनाती है कि वो अपना हर काम अपना देश का वो युद्ध स्तर के लेवल पे करते हैं, मतलब डू और डाई वाला काम करते हैं कि अगर हमने कुछ सोच लिया, हमने डिसीजन बना लिया तो हम करके ही रहेंगे। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है और इस छोटे से देश में सिलिकॉन वाडी है। और जिस देश की पॉपुलेशन मुंबई से भी आधी है उसके अंदर 95 यूनिकॉर्न्स हैं। और इन सब का सिर्फ एक ही रीजन है, IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स। 18 साल की उम्र में हर किसी को मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाते हैं जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के अंदर स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेने पड़ते हैं और नेगोशिएशंस करनी पड़ती है। कुछ ऐसे डिसीजन और शांत रहना, ये सब सिखाया जाता है। कोलैबोरेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, ये सिर्फ मिलिट्री में काम ही नहीं आता, उनके स्टार्टअप्स में भी काम आता है। तो ये मिलिट्री और स्टार्टअप्स की एक साथ ट्रेनिंग दे देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से इसी वजह से इसराइल का यूथ गिरने के बाद उठना सीखता है, हारने के बाद जीतना सीखता है। इनकी लाइफ में फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं आती, जस्ट ट्राई एंड ट्राई। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे देश में भी कॉलेजेस के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग लागू होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। इसराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, शायद इसी वजह से ही हर बच्चे के दिमाग में सर्वाइवल माइंडसेट है। मैं अक्सर काफी इजरायली लोगों के पॉडकास्ट देखता रहता हूँ तो मुझे वहां पर ये सब सुनने को मिलता है कि दिन में कभी भी सायरन्स की साउंड आने लगती है, फिर ये सब अपने घरों के बंकर्स में जाके छुप जाते हैं और जब सायरन्स बंद होते हैं तब जाके ये अपने घरों में लौट पाते हैं। और ये सब तो इसराइल के अंदर आम बात हो चुकी है। और अब ये सोचो, जो बरसते हुए रॉकेट से नहीं डरते वो किसी बिजनेस में फेलियर से कहाँ डरेंगे। भाई साहब, इसराइल तो सिक्योरिटी एक्सपोर्ट करता है। दुनिया भर के 40% साइबर सिक्योरिटी, एंटीवायरस और डेटा प्रिवेंशन का काम इजरायली कंपनीज कर रही हैं। वैसे ही ये देश सेमीकंडक्टर और एआई जैसी फील्ड में इनोवेटर माना जाता है। इजराइल की टोटल जीडीपी का 4% हिस्सा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आता है। इजराइल बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता है। सबसे पहले तो उनको टैक्स ब्रेक्स देता है और इंसेंटिव्स के रूप में बहुत सारी सर्विस भी उनको प्रोवाइड करता है। ये है इसराइल का दूसरा सीक्रेट, और आप खुद ही देख लो कि इसराइल का आज क्या हाल है। 1.1% एग्रीकल्चर से, 17.3% मैन्युफैक्चरिंग से, अराउंड 81% सर्विसेज से आता है। इजराइल की जीडीपी का 40% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। इनमें कट और अनकट डायमंड्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और फर्टिलाइजर जैसी चीजें आती है। एक्सपोर्ट्स की पूरी लिस्ट आप ये वीडियो यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। सबसे स्पेशल बात इजराइल के अमेरिका और यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है। इसकी वजह से इसराइल को ट्रेड में हेल्प होती है। अब बात करते हैं इसराइल के तीसरे सीक्रेट की। भाई साहब, ये तो सबको पता होगा ना कि इसराइल के अंदर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, बट रिलीजन की वजह से उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। इजराइल और खास करके जेरूसलम ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तीनों कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और इस सब की वजह से हर साल इसराइल में 40 लाख टूरिस्ट आते हैं। और अगर हम इसराइल की खुद की पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 90 लाख है। तो ये देखो, अपनी पॉपुलेशन से हाफ पॉपुलेशन वो एज अ टूरिस्ट होस्ट करता है। एक अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर अपने एक वीडियो में बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बचपन से हर साल जेरूसलम जाते हैं। अगर जिनको ज्यूइश कम्युनिटी के बारे में पता है तो वो उन लोगों की तारीफ एक ना एक बार तो जरूर करते हैं। इजरायली लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं बट अपनी मिट्टी से भी बहुत जुड़े हुए हैं। अब हमारे देश के लोग भी बाहर जाके काम करते हैं जैसे जूइश लोग करते हैं, बट आप सच बताओ, जब उनको छुट्टियां पड़ती है तो कितने एनआरआईज हमारे देश में वापस आते हैं घूमने के लिए, और कितने लोग मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद हमारे देश में जाके एक्सप्लोर करते हैं। यही कल्चरल डिफरेंस इकोनॉमिक डिफरेंस भी लेके आता है। ये जो एटीट्यूड डिफरेंस है ना, यही इकोनॉमिकल डिफरेंस बनता जाता है। इसराइल की संपत्ति का सबसे बड़ा राज है अमेरिका। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने आज तक इजराइल को $300 बिलियन एड दिया है? इस
छोटे से देश का पॉपुलेशन पूरे दुनिया का 0.01% ही है। इसराइल की पर कैपिटा इनकम अराउंड $54,000 के करीब है। किसी भी तरह से इसराइल को गरीब तो हम पर कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी इसराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा ईड लिया है अमेरिका से, चाहे वो मनी के रूप में हो चाहे वो हथियारों के रूप में हो। तो अब मैं इसको आपको इसी भाषा में समझा देता हूँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अमेरिका क्या करता है, इसराइल को फंड्स देता है, पैसे देता है, डॉलर देता है। तो इसराइल क्या करता है, उन्हीं डॉलर से अमेरिका से दोबारा से हथियार खरीद लेता है। समझ रहे हो लॉजिक? खुद पैसे देता है, फिर जो कंट्री पैसे ले रही है उन्हीं पैसों से उसी कंट्री से हथियार खरीद लेती है। अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे रिपब्लिकन हो चाहे कोई और, इसराइल को सपोर्ट करना इज मस्ट, क्योंकि इस एड के बदले अमेरिका को जिस दिन भी मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के ऊपर हमला करना हो वो इसराइल का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकता है। अमेरिका का ये सपोर्ट इसराइल के अंदर स्टेबिलिटी लाता है और कॉन्फिडेंस लाता है इन्वेस्टर्स के अंदर। ये बात आप सुन के हैरान हो जाओगे कि पिछले 1 साल से वॉर में शामिल होने के बावजूद इसराइल की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, लगातार बूस्ट कर रही है। इसराइल बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी खुद के लिए बनाता है, बट उसमें से कई टेक्नोलॉजी दुनिया को भी बेचता है और उससे जो पैसे आते हैं उससे फिर लाके R&D करता तो है। बात आ जाती है कि हम इंडियंस इसराइल से क्या सीख सकते हैं। इंडिया और इसराइल के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ उसके कुछ टाइम बाद इसराइल फॉर्म हुआ। जैसे इसराइल की अरब कंट्रीज के साथ टेंशन चल रही है वैसे हमारी पाकिस्तान के साथ चल रही है। अगर इसराइल और इंडिया की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम ही होंगे। तो मेरी तरफ से सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो हमें रेवड़ी पॉलिटिक्स बंद कर देनी चाहिए। जैसे ही कोई इलेक्शन आता है तो भाई सरकार के, कोई भी सरकार के लोग होते हैं वो एक तरह से जो गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को खरीदने लग जाते हैं रेवड़ी बांट के, चाहे वो कोई खटाखट पॉलिसी हो, कोई लाडली बहन या भाई योजना हो। तो सबसे पहले तो रेवड़ी पॉलिटिक्स बंद हो जानी चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। हम लोगों को भी इन्वेस्टमेंट इसराइल से सीख के करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसराइल अपना GDP का 6% हिस्सा R&D पे लगाता है, बट इंडिया 0.6%। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो R&D कैसे होगा, और अगर R&D नहीं होगा तो देश में काम कहाँ से आएगा। हमारे देश का बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट हमारा देश छोड़ के ऐसे देश जाता है जहाँ उसके टैलेंट की कदर हो। और मेरे हिसाब से हमारे देश को बिजनेस खोलने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा इजी बनाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स चाहते हैं हमारे देश में इन्वेस्ट करना, बट एक तो उनको सहूलियत वैसी नहीं है। दूसरा, मान लो कि इन्वेस्टमेंट करके, हाँ, इन्वेस्टर बाहर का हमारे देश में रहने आ रहा है तो उसको सड़कें साफ नहीं दिखेगी, सड़कों पे खड्डे इतने हैं, बारिशों में पानी भर जाता है। अगर आप अपने पैसे गुड़गांव गुड़गांव जैसी बड़ी सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने मान लो 2 करोड़ किसी प्रॉपर्टी में अपने घर में इन्वेस्ट कर दिया, आपके घर के पास बाहर घुटने तक पानी खड़ा है, तो बताओ आप रह लोगे वहां पर? नहीं, आपको होगा जल्दी भीग जाए और मैं ऐसे भाग जाऊं। तो वही, हमें इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। तभी काफी लोग, काफी इन्वेस्टर्स बाहर के कहते हैं कि इंडिया चाहे थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बन जाए, बट वो रहेगा गरीब देश ही फिलहाल के टाइम पे। तो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए आसान बनाना चाहिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखो। आप देखो, टूरिस्ट घूमने आते हैं उनको कितना भद्दा ट्रीट करते हैं। रशियंस को तो मतलब आजकल रशियंस हम लोगों की इतनी इज्जत करते हैं, बट उन लोगों को भाई साहब ऐसा बुरा ट्रीट करते हैं। क्या पुलिस वीडियोस देख के उस पर कोई कार्रवाई करती है? नहीं करती। तो हमें काफी फील्ड में ठीक होना पड़ेगा। सरकार को प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे, ना कि जब तक कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार ये सोचकर डिसीजन लेती रहेगी कि भाई अगर हमने ये डिसीजन ले लिया तो अगले टाइम पे हमें वोटें नहीं मिलेगी, हम हार जाएंगे, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। मतलब स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमति रखते हो तो लाइक करके जरूर बता देना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।